नमस्कार। इंडिया एनालिसिस सीधी लोकसभा सीट का रण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में चुनावी समर तेज हो चला है। एमपी की 4 चरणों में होने जा रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। विंध्य की सीधी लोकसभा सीट प्रदेश के अन्य सीटों पर काफी अहम है। ये सीट कांग्रेस, भाजपा, लोकदल और निर्दलीय के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि पिछले 3 चुनाव में भाजपा यहां जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। आज अपने खास चुनावी कार्यक्रम में बात करेंगे सीधी लोकसभा सीट के चुनावी गणित की, जानेंगे जनता का मूड और दावेदारों का दम। विंध्य क्षेत्र की सीधी लोकसभा सीट अहम स्थान रखती है और ये सीट शुरुआती दौर में सोशलिस्टों के कब्जे में थी। पहले 2 चुनाव में ये सीट शहडोल सीट के साथ जुड़ी रही। इसके बाद कांग्रेस ने यहां अपनी पैठ बनाकर इसे अपना गढ़ बना लिया। बीच बीच में अन्य दल के उम्मीदवार यहां जीत दर्ज करते रहे। बाद में कांग्रेस के हाथ से फिसली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना गढ़ जमा लिया है। भाजपा ने लगातार 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। और जिस तरह से सीट की तासीर की हम बात करें, ये सीट विंध्य की अहम सीट है। और जिस तरह से हमने देखा 2018 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो भले आशीर्वाद कांग्रेस को दिया जनता ने, लेकिन विंध्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। ठीक कमोबेश यही स्थिति 2023 विधानसभा चुनाव में देखी गई कि भरपूर आशीर्वाद भाजपा को इस क्षेत्र से मिला और 8 जो विधानसभा यहां आती है उसमें 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। आज हम विश्लेषण करेंगे इसी लोकसभा सीट को लेकर कि क्या कुछ यहां पर गुणागणित है, कौन से ऐसे मुद्दे यहां पर हावी हैं जो इस चुनाव में अहम रहने वाले हैं। और एक जो लंबा इतिहास रहा है, कांग्रेस का भी यहां पर कब्जा रहा, फिर अन्य दल भी बीच बीच में आते रहे, और अब जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कब्जा जमा हुआ है, इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अभिनव बरौलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है अभिनव जी आपका। हमारे साथ में है प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रियंका जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवदत्त दुबे जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अभिनव जी मैं आपके पास में आता हूं। अगर हम जिस सीट की बात कर रहे हैं, अर्जुन सिंह जैसे नेता उस जगह से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, फिर अजय सिंह राहुल ने वहां से अपनी राजनीति की शुरुआत की और फिर आगे वो बढ़े। लेकिन सीधी लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का जिस तरह से गढ़ रहा करती थी और वो सने सने भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ गई। क्या लगता है कांग्रेस की नजर में अगर देखें तो क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी चीजें रही हैं कि जो कभी कांग्रेस का गढ़ थी आज आपके पास नहीं है? देखिए, ऐसा है कि आज भी वहां पे मतलब जो विंध्य क्षेत्र है, जैसे आप वहां पे हमारे जो बड़े नेता रहे हैं शुरू से, चाहे राजेंद्र सिंह जी हो, चाहे श्रीनिवास तिवारी जी हो, चाहे इंद्रजीत पटेल जी हो, और अर्जुन सिंह जी आपने नाम लिया, तो ये तमाम लीडर जो रहे हैं ये गरीब गुरबों के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहे और इनके पास लगातार भीड़ रहती थी। और आज भी अर्जुन सिंह जी और इंद्रजीत पटेल जी को वहां का नेता माना जाता है और वही छवि लेके कमलेश्वर पटेल जी और राहुल भैया वहां आगे चल रहे हैं। तो ये वोट परसेंट की अगर आप बात करें तो आज भी वहां पे कांग्रेस का वोट परसेंट जरूर 3-4% कम हुआ है, लेकिन कांग्रेस के प्रति जो वोटर्स हैं वो लगातार जुड़े हुए रहे। जब से भी वहां पे सीट जरूर कमजोर हुई, वहां पे थोड़ा सा जो भी दिक्कतें आई, लेकिन वहां जिस तरीके के मुद्दे हैं वो बहुत गंभीर करने वाले हैं। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। उसके बाद आप देखेंगे कि इस चुनाव में कमलेश्वर पटेल जी जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां खुद सीधी के जो एक नेता हैं, राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है भाजपा की और वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए निर्दलीय लड़ना अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक युवा चेहरा जो कमलेश्वर पटेल के रूप में है, वो हमें ऐसा लगता है, और जो एनालिसिस निकल के आए हैं, कि एक अच्छी जीत की तरफ सीधी जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, कई जगह उसमें सीधी भी शामिल है, और सीधी में हम जनता की बात कर रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार पलायन की बात हो,
चाहे वहां पर जिस तरीके से जातिवाद की बात होती है, और सीधी की ही घटना जो पूरे देश में फेमस हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरीके से पेशाब कांड किया था, उसकी चर्चा अभी भी वहां खत्म नहीं हुई। और वहां का जो वोटर है वो गुस्से में है, किसी भी वर्ग का हो, वो गुस्से में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जो हमारे नेता कमलेश्वर जी लड़ रहे हैं, वो आप देखेंगे सक्सेना जी की आने वाले समय में बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट देखने को चलिए, तो वहाँ की जनता गुस्से में है। और अभिनव जी जिस तरह से कह रहे हैं कि सीधी भले अहम लोकसभा सीट हो, सिंगरौली एक जिस तरह से वहाँ पर एक औद्योगिक वातावरण है, लेकिन जिस तरह से रोजगार की बात हो या फिर अन्य डेवलपमेंट की बात हो, अभिनव जी कह रहे हैं कि वो नहीं हुआ। मैं सीधे आता हूं, प्रियंका दुबे जी के पास में आ जाता हूं। प्रियंका दुबे जी, 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की है। अभी हम हैट्रिक की बात कर रहे हैं, इसके बाद 4 ट्रिक आता है, चौथी बार क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर परचम लहरा पाएगी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वहां पर जनता बहुत नाराजगी है जनता में। अब इस बार आपका जो दांव है वो उल्टा पड़ सकता है। जी। एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी को और पढ़े लिखे को फारसी को। फारसी क्या जी। अगर ये लोग इतने ही उच्च कोटि के नेतृत्व करता है तो आज हर जगह से दरकिनार क्यों किए जा रहे हैं, उनको इस चीज का आकलन करना चाहिए। जैसा कि हमारे भाई सर ने कहा कि जनता गुस्से में है, क्रोध में है, तो जनता का तो मुझे नहीं नजर आता, परंतु जिस तरह से इनके खुद के कार्यकर्ता क्रोध में है और पशोपेश में है, अस्थिरता बनी हुई है, और जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान ही करते आए हैं। और अगर हम बात करें हमारे जो पहले माननीय विधायक हमारी रीति पाठक जी के ऊपर जिस तरह से लोगों ने जाकर उनके घर के ऊपर हमला किया था चुनाव के पहले विधानसभा में, वो भी जनता ने देखा है सीधी की। उन्हें भी पता है कि आप लोग महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और कितना आपने उनके जो चहेती विधायक हैं उनके ऊपर किस प्रकार से हमला किया था, आपके प्रत्याशियों ने करवाया था, और किस तरीके से उनके घर पर तोड़फोड़ की गई थी, ये सबने देखा है। और उस समय जिस प्रकार से महिलाएं आक्रोशित है, आज जैसे कि हमारी लाडली बहनों की किस्त भी आई है, जिसको ले लेके हमेशा ये लोग एक संदेह की स्थिति बनाते रहते हैं कि ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना बंद हो जाएगी, परंतु जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन तक पहुंच रही हैं, जनहितैषी योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने धरातल पे कार्य कर रही है, और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता सतत प्रयासरत हैं, निश्चित तौर पे हम भी लगाएंगे, लेकिन हमारे पास में हमारा स्पष्ट नेतृत्व, जिसके अगर हम बात करें उन्हीं के अंडर में हम लोग चुनाव लड़ भी रहे हैं, और उन्हीं की प्लानिंग के अनुसार हम लोग प्रबंधन से चलते भी हैं और आगे। चलिए, आता हूँ प्रियंका दुबे जी, आता हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ कि बेहतर संवाद हो, क्योंकि जो आपकी आवाज आ रही है थोड़ा कट कट के हमें मिल रही। मैं चाहूंगा जब तक मैं देवदत्त दुबे साहब से बात करूं तब तक आपकी जो वॉइस है बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों से पहुंचे। मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, हम सीधी लोकसभा सीट का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर इस सीट की अगर हम बात करें तो तकरीबन एससी वोटर 11% और एसटी वोटर 32%, यानी कि 43% के आसपास ये वोटर हो जाता है। लेकिन सीधी लोकसभा सीट में हमेशा से ही ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग का वहां पर आधिपत्य रहा है। पहले कांग्रेस जिस तरह से वहां पर चुनाव जीतती आई, फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ वहां पर बनाई। किस रूप में देखते हैं सीट को? क्योंकि 43% बहुत बड़ा वर्ग एससी एसटी का होता है। क्या ये मान लिया जाए कि ये वर्ग जिस तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ और यही कारण है कि सीधी में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको सफलता मिलती रही? देवदत्त दुबे साहब। बिंद का इलाका, ये इलाका कभी समाजवादियों का गढ़ रहा, फिर कुछ समय जब यूपी में बसपा सपा की सरकार रही तो उसका प्रभाव, अर्जुन सिंह एक समय बहुत प्रभावशाली थे वहाँ, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से वहाँ जमावट की और फिर एक के बाद एक नेताओं को तोड़ा तो परिस्थितियां बदल गई। लेकिन सीधी की राह है किसी के लिए सीधी कभी नहीं रही। हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऐसे परिणाम आए हैं कई बार कि चौंकाने वाले परिणाम आए हैं जी। उस बिंद के इलाके ने अर्जुन सिंह को भी चुनाव हराया, बसपा प्रत्याशी जीते। तो अभी जो है
तो बहुत परिस्थितियां बदल गई। एक तो रीति पाठक सांसद हुआ करती थी, वो विधानसभा में चली गई। दूसरा, जो उनके एक अच्छे नेता थे संगठन के, अजय प्रताप सिंह जी। वो निर्दलीय खड़े हो गए हैं। तो ये परिस्थितियां बीजेपी के लिए थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन भाजपा जिस तरह से संगठन के आधार पर प्रत्याशी की बजाय वो जो बूथ स्तर पर जमावट करती है उसी पे फोकस बनाए हुए है। और जिस तरह से पार्टी के दिग्गज नेता आज वहां फॉर्म भराने के लिए पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री और सब बड़े नेता, तो उससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा समझ रही है कि ये सब सीटें, चाहे वो सतना हो, सीधी हो, बिंद की जो सीटें हैं, महाकौशल की, इन सबको वो हल्के में कोई सीट को नहीं ले रहे हैं, सब जगह पूरा फोकस बनाए हुए हैं। कांग्रेस जरूर ये है कि उसको खोने को तो कुछ है नहीं, केवल पाने का है, इसके लिए वो प्रयास कर रही है। लेकिन आज झटका भी लग गया इनको, जैसे खजुराहो में गठबंधन की जो प्रत्याशी थी उनका फॉर्म निरस्त हो गया, तो इसका भी असर पड़ेगा। लेकिन सीधी और बिंद के मतदाता हमेशा से ही बड़े चौंकाने वाले परिणाम देते रहे हैं, इसीलिए चौकन्ने हैं सब दल कि पता नहीं मतदाता क्या सोच रहा है, क्या करेगा। इसलिए कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी स्पष्ट तौर पर कह गए कि कोई फील गुड में ना रहे, जमीन पर उतरे, मेहनत करें। यही बात क्या देवदत्त दुबे साहब, ये भी एक अहम बात है, हमने पहले भी जिक्र किया कि जिस तरह से 2018 की हम बात करें कि जब पूरा एक तरफ पूरा प्रदेश का अंचल एक तरफ था जिसने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन विंध्य उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा। इस चुनाव में एक बार भी फिर बेहतर वहां पर रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को मिले, और यही कारण है कि जिस तरह से विंध्य, जो हम बात करते हैं कि सीधी भाजपा का गढ़ बन चुकी है, मुझे लगता है कि पूरा जो विंध्य है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। यही कारण है कि वो उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिलता है। वहाँ जो उन्होंने जातियों के समीकरण बिठा ले हैं, जैसे कौल समाज को उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी तरफ किया था, जहाँ चौरहट से अजय सिंह को भी चुनावी हार का सामना करना पड़ा था उस समय। तो ये जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके में जो भाजपा ने जमावट की है, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का जो कॉम्बिनेशन बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने भी वहाँ जो पिछड़ा वर्ग का अब कार्ड खेला है, जैसे कमलेश्वर पटेल को चुनाव लड़ाया जा रहा। तो देखिए, ये पार्टी के रणनीतिकार होते हैं कि जब किस तरह के समीकरण साधे जाएं जिससे कुछ तो अपनी तरफ प्लस हो। यही वहाँ खींचतान तू डाल में पात पात की स्थिति सीधी में चल रही है। चलिए, मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। कमलेश्वर पटेल साहब के नाम को मैं थोड़ा और आगे अभिनव जी के पास से बढ़ा देता हूँ। अभिनव जी, जिस तरह से बात हो रही है कमलेश्वर पटेल जी को लेकर, आपने कहा ठीक है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री हैं, युवा भी हैं, और जिस तरह से दुबे साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक जातिगत फैक्टर है उसमें भी शायद फिट वो बैठ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने उनको वहां पर प्रत्याशी बनाया। लेकिन अगर देखा जाए, अभी तो कमलेश्वर पटेल जी अपना विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो नहीं लगता कि एक बड़ा चैलेंजिंग है उनके लिए कि इस तरह से अपने आप का फिर लोकसभा में प्रूफ करना, क्योंकि 8 विधानसभा वैसे क्षेत्र में आती है लोकसभा में। देखिए, चैलेंज तो हर चुनाव होता है, मतलब हम जो एक चुनौती होती है उसको स्वीकार करना चाहिए, और कमलेश्वर पटेल जी ने हारने के बाद सहर्ष इसको स्वीकार किया। और नॉमिनेशन रैली, जब नामांकन रैली निकली तो उसमें आपने देखा होगा कम से कम 10 से 15 हजार लोगों की, आम जनता की भीड़ थी। कार्यकर्ता तो थे ही, आम जनता वहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जीतू पटवारी जी खुद वहां मौजूद थे, तमाम लीडर थे, राहुल भैया थे। तो ये बता रहा है और दर्शा रहा है कि एक बदलाव बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला है। ये नामांकन रैली, मैं सीधी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितनी जगह भी हो रही है, चाहे छिंदवाड़ा में हो, चाहे होशंगाबाद में हो, चाहे बैतूल में हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे खरगोन में हो, मतलब हम जो एनालिसिस निकल के आ रहा है उसमें जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो इसका जो एक अंदेशा है, भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया है कि नड्डा जी ने खुद बोला है कि हवा में ना रहें, तो ये बिल्कुल सच बात है कि हवाई बातें करने वाली जो भाजपा है वो भी थोड़ी सी सहमी हुई, क्योंकि पीक, मैं वही बात पहले भी बोलता था कि शिखर पर है और 29 में से 28 सीटें हैं और अब 29 में से 29 लाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति जाएगी अब इस लोकसभा चुनाव में, वो नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे हिंदी पट्टी के राज हो, हिंदी पट्टी के राज्यों में भी जो नुकसान होगा भाजपा को वो आप देखेंगे। और आने वाली 4 जून को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सीधी के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश में 20 से
15 से 20 सीटों के बीच आने की संभावना हमें दिख रही है। नहीं लगता विनोद जी, बड़ा आंकड़ा ले लिया बिल्कुल आपने? बिल्कुल लिया है। मैं नहीं, आपको हम जब बात करते हैं कि आप एक से कुछ और प्लस कर लो तो भी कांग्रेस के लिए बेहतर है, आप कह रहे हैं 15 से 20 सीटें जीतेंगे। देखिए, ये मैं इसलिए दावा भी कर रहा हूं कि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, प्रियानाथ जी के लिए जनता उमड़ रही है, हमने देखा वहां पे प्यार, क्योंकि एक इमोशनल टच भी होता है। राजगढ़ में आप देखेंगे दिग्विजय सिंह जी की आंखों से आपको समझ में आएगा कि सुबह से शाम तक, जिस तरीके से रात तक वो जनता के साथ चल रहा है, जनता उनके साथ चल रही है। और इसी तरीके से आप सतना ले लें, चाहे भिंड ले लें, चाहे उज्जैन में महेश परमार जी को ले लें, रीवा में नीलम मिश्रा जी को ले लें, अपने कमलेश्वर पटेल जी को ले ले, ओमकार मरकाम जी को ले ले, तो चारों तरफ आप देखेंगे हमारे कैंडिडेट। लेकिन अभिनव ये जी, बीजेपी जो कह रही थी, ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस कहां से लाती है? लगातार आपके जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। आप छिंदवाड़ा का नाम ले रहे हैं, आप देखिए वहां के एक जो वर्तमान में विधायक है वो चले गए, महापौर चले गए, वहां पर कमलनाथ जी के सबसे करीबी दीपक सक्सेना उनके बेटे चले गए। तो फिर ये कैसा लग रहा है कांग्रेस को कि नहीं हमारी स्थिति बेहतर हो रही है, या फिर आपको लगता है कि जो लोग जा रहे हैं ठीक है, उसी की वजह से कांग्रेस हारती थी और अब जो बचे हुए हैं वही हम उन्हीं के दम पर आगे जीतेंगे? राजेश जी, मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ा सा समय लूंगा। हम प्रोपोगंडा सेट नहीं करते, हम उसका इवेंट नहीं बनाते हैं कभी भी। हमारे यहाँ भी लोगों ने ज्वाइन किया था, पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भंवरलाल शेखावत जी, दिग्गज नेता बीजेपी के, देवेंद्र रघुवंशी जी, शर्मा जी, मतलब आप इनकी लिस्ट इतनी लंबी थी कि भोपाल की सड़कें जाम रहती थी। हम वो कोरा दिखावा नहीं करते कि 2 लोग आए हैं और 2000 बता दें नरोत्तम मिश्रा जी। हमारे यहाँ लिस्ट की लिस्ट ऐसी रहती थी कि सड़कें जाम रहती थी, मतलब कोई बिना चश्मे की जनता ने देखा। तो हम हवाओं में नहीं रहते, लेकिन हमने प्रोपोगंडा सेट नहीं किया, भ्रम नहीं बनाया कि अरे ये पूरी भाजपा टूट के बिखर गई। कोई टूट के बिखरती नहीं है। आजादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने तो लड़ी नहीं है, ना इनके नेताओं ने। वो सब दुनिया जानती है। जिस तरीके से सावरकर फ्लॉप हुई है, उसमें सब कुछ सामने आ गया है कि जनता क्या जानती है, गांधी का देश है ये। तो यहां पर जिस तरीके से घमंड और अहंकार चूर चूर होता है, वो होता है। और वोट परसेंट, ये मैं वो नहीं कह रहा कि हवा में कि कैसे कॉन्फिडेंस आता है। 40% वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को, 41% बीजेपी को मिला है, 1% का अंतर है। तो इस अंतर में अगर हमारी सीटें कम हुई, 66 सीटें 7% बढ़ा लिया ना, उनका तो 7% बढ़ा है ना। आप ठीक है, आप एजेटिज हो, लेकिन वो तो 48 पॉइंट या हमारा वोट परसेंट कम नहीं हुआ जी। हमारा हाँ, 1%, आपका वोट परसेंटेज कम नहीं है, लेकिन तो उनका हमारा वोट परसेंट बढ़ेगा, ये हमें उम्मीद है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनके वादे जो इनने अभी बोले थे 3 महीने पहले कि हम धान, गेहूं और धान का एमएसपी बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाया। यही उम्मीद थी इनको, 450 में सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। 3 लाख पद रिक्त हैं जो मध्य प्रदेश में सरकारी, वो भर देंगे युवाओं के लिए। चलिए मैं प्रियंका जी कुछ कह रहे हैं, प्रियंका जी जवाब दे दें अभिनव जी जो कह रहे हैं, फिर मैं सवाल आपसे पूछूंगा जी। ऐसा बात कर रहे थे छिंदवाड़ा की, कभी कोई को टूट करके आ रहे हैं, आपने नाम ले दिए सभी के, चाहे इनके पूर्व विधायक शाह साहब हो, चाहे इनके आके जी हो, चाहे इनके अभी दीपक सक्सेना जी के सुपुत्र हो, शाम को वो भी सदस्यता ले रहे थे। एक सीट तो उनकी ये मैं अभी गिनवा दूं जिसमें तो लोग टूट गए। इन्होंने बैतूल का नाम लिया, बैतूल के जो शर्मा जी हैं वो उन्होंने कल मंच के ऊपर आकर के सीएम साहब के सामने जिलाध्यक्ष जी ने जो है वो भाजपा का दामन थाम लिया। नहीं, लेकिन प्रियंका जी मेरा सवाल ठीक है, आपने कहा आप बिल्कुल उत्साहित हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है जो लगातार कांग्रेस से टूटकर आपके पास आए। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जब मोदी जी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में आपको जरूरत क्यों पड़ रही है इस तरह से बल्क में कांग्रेस के नेताओं की? राजेश जी, आप एक बात बताइए, आप एक भी ऐसा फुटेज दिखा दीजिए जिसमें जाकर के हमारे नेताओं ने पीले चावल रखे हों। राम जी की कृपा है अगर लोग आ रहे हैं, और अगर भारतीय मोदी जी की गारंटी से खुद इनके कार्यकर्ता, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की अगर सदस्यता ले लेते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है ये। उसको हम ये थोड़ी कह सकते कि नहीं आप ज्वाइन मत कीजिए, आप सदस्यता मत लीजिए, या ये चलिए छोड़ भी दे। अगर हम ज्वाइनिंग की बात छोड़ भी दे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का अगर हम ईवीएम मशीन का वो बटन दबा देते तो आप ईवीएम मशीन को तो सीटें हराने लग जाते हैं। परंतु बटन तो दबाया है ना उन्होंने, क्योंकि बहनें तो इनकी भी लाभान्वित हुई हैं। अगर हम बात करें उज्ज्वला कनेक्शन तो इनके कार्यकर्ताओं के घरों में भी गए हैं, पक्के मकान तो इनके कार्यकर्ताओं के भी बने हैं। उसमें कोई भेद थोड़ी मोदी जी की गारंटी नहीं किया है। माननीय मोदी जी की गारंटी से
तो हर एक व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। जो लाभान्वित हुआ है वो वोट डाल रहा है, जो लाभान्वित हुआ है उसका जनप्रतिनिधि चलिए प्रियंका जी, मैं सीधी पे आ जाता हूं। अजय प्रताप सिंह जी क्यों नाराज हो गए? देखिए, अगर हम कहें इतने बड़े परिवार में कितने खुश हो गए, अभिनव भाई साहब का चेहरा अरे देखिए, इतने बड़े राजेश परिवार में कितने अब जब खुश हो खुद के गए। नाम पे आता है तो आप लोग बोलने में परिवार आ जाता है, और अभिनव जी, लोग छोड़ के देखिए, जा रहे हैं। मेरे- पूरे देश में लोग छोड़ मेरे रहे हैं भारतीय परिवार जनता में पार्टी से तो इक्का को। दुक्का- राजस्थान में इक्का दुक्का लोगों ने कहने छोड़ में दिया, मानती हूँ, हरियाणा में छोड़ परंतु दिया, आपके उत्तर तो प्रदेश में बहुमत छोड़ से दिया। 44 सीट पे आप सिमट के आ गए। आज आप लोग के पास सिर्फ 44 सीट बची हैं। आप लोग उसके बाद हमें भी घमंड आकलन ना अहंकार करते नहीं है हुए मैडम। हम तो हवा में वापस 10-12 वापस सीट 400 बोल सीट रहे ले हैं। आएंगे। तो आप एक बात अभी आप बताइए, इसी हवा चैनल पे में बोल रहे हो कौन है? हमारी इस समय 400 आपको इस सीटें आ चीज का जाएंगी, फिर आकलन क्या करना बोलोगे आप? चाहिए। हमें घमंड जिसके अहंकार नहीं खुद के रहेगा। ये पटवारी देश जी नेहरू गांधी का खुद बनाया हुआ अपनी देश है। बाबुओं का ये सीमांकन देश नहीं कर पा सरदार रहे हैं, पटेल जब से वो और अध्यक्ष अंबेडकर बने जी का हैं, बनाया लोग हुआ देश है। टूट हमें करके कोई घबराहट भारतीय नहीं जनता है, पार्टी का ना हम दामन डरने थाम वाले ले रहे हैं। हमारा इससे नेता सुबह आपको से रात समझना तक पैदल चाहिए। चलता है। अगर हम बात करते हैं ये आज हमारे कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा में हम ये आंसू सावरकर बहाने के दिए लोगों छिंदवाड़ा के अंदर, आप ये बताइए क्यों भावुक अपील कर रहे हैं वो? अरे हम उनको तो आपके नेता विश्वास की तरह होना अपील चाहिए थोड़ी ना ना अपने करते मॉडल हैं। के भाइयों ऊपर और कि बहनों, मैं जीतूंगा। 2 करोड़ क्यों रोजगार दे उनके ही दूंगा। लोगों को छिंदवाड़ा भाइयों में और उनके बहनों, छिंदवाड़ा मॉडल पे 15-15 विश्वास लाख नहीं रुपए है। आ जाएंगे आप आपके इस पे भी अकाउंट तो में। चर्चा ये कर झूठे लीजिए। वादे नहीं करते एक हम चीज पे आप लोग सच कभी बोलते बात हैं, करना नहीं सच की चाहते बात हैं करते हैं। कि आप ये लोग आपके नारियों नेता की का तरह अपमान नहीं। कर रहे हैं, जिसके कारण बहनें आज चलिए, आखिर दुखी हैं। चलिए आपने सुरविजय प्रियंका वाला जी, जी वक्त के की बयान कमी के है, ऊपर मैं कभी फिर खेद नहीं जताया। जी मैं चलिए सीधी से इसके बाद आप लोग एनालिसिस अपना करिए ना अभिनव जी, इतने अरे सारे आप लोग अपना कूट करिए कूट ना, कर चलिए हम तो बोल रहे रहे हैं। हैं। मैं सीधी आप से हमें मत मैं कोसो आप। सीधी पे आ जनता जाता सब हूं। देख रही है। मैं देव, चूंकि मेरा आज का एनालिसिस सीधी पर है, सीधी लोकसभा सीट पर है। देवदत्त दुबे साहब के साथ पॉइंटेड सवाल पर मैं आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से अगर हम सीधी की बात करें, निश्चित तौर पर सीधी एक ऐसा क्षेत्र, सिंगरौली जैसा क्षेत्र वहां पर आता है, एक माइंस का बड़ा केंद्र वहां पर रहा है। जो अभिनव जी ने जो बात कही थी, और क्या उस हिसाब से वहाँ पर जो डेवलपमेंट या जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ? भले लगातार से 3 बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से लगातार उनके सांसद चुनते आए, और जो चीज़ें अभी दिख रही हैं, जिस तरफ की वेब है या मोदी की गारंटी या डबल इंजन के तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे उस क्षेत्र में रहने वाले हैं? जी ये कभी होता है, वो नहीं हमेशा गुंजाइश होती है। तो सीधी में भी वहाँ का इतना बड़ा रेवेन्यू है कि राज्य का हो जितना सिंगरौली सीधी का रेवेन्यू है, तो वो चाहते हैं कि उस एवज में हमारे यहाँ विकास हो। अभी भी वहाँ रेल सुविधाओं की कमी है जो सभी जगह से जा सके, और भी उद्योग की कई पलायन भी रीवी सीधी और रीवा से यूपी बिहार कहाँ लोग जा रहे हैं पलायन करके। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो विकास की एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि इस बार जो भी सरकार में होंगे वो ध्यान देंगे कि इस जो सबसे रेवेन्यू वाला जिला है, इलाका है, वहाँ का वो समुचित विकास हो, जिसके लिए वो हकदार है। स्मार्ट सिटी बने, वहाँ की आधुनिक सुविधाएं बढ़े, इसके लिए वहाँ के लोग हमेशा मांग करते रहते हैं। कई बार ज्ञापन देते, प्रधानमंत्री आते तो उनको हो गया, मुख्यमंत्री आते, पहले भी ये सब प्रयास होते रहे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, विकास की तो हमेशा संभावना बनी रहती है, और सीधी और बिंद क्षेत्र में भी बहुत विकास की संभावना है, जिनके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और यही मुद्दा फिर चुनाव में उठेगा कि हमारे चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे भी रहेंगे। और जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा चुनाव में, भले विधानसभा चुनाव था लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं। और इस चुनाव में, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर जब चुनाव है और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, हर लोकसभा की जनता ये चाहती है कि ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ उस क्षेत्र का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, जो रोजगार के साधन है, बेहतर सड़क वहाँ पर हो, बेहतर कनेक्टिविटी वहाँ पर हो, बिजली, पानी, तमाम सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जनता का जो वास्ता इन्हीं तमाम सारी चीज़ों से पड़ता है। ठीक है, एक राष्ट्रीय स्तर की जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं हर देशवासी पर, हर क्षेत्रवासी पर असर डालती हैं, लेकिन देखना होगा कि सीधी का इस बार का जो रण है लोकसभा का किस तरह से होता है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो फिर बिंद का एक अहम क्षेत्र, अहम लोकसभा क्षेत्र सीधी, और सीधी में
जिस तरह से चुनावी गणित है, जिस तरह से वहाँ पर समीकरण हैं, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि नहीं, इस बार हम बेहतर परफॉर्म वहाँ पर करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम हैट्रिक लगा चुके हैं, अब चौथी बार हम चौका वहाँ पर लगाएंगे। देखना होगा कि दोनों के दावों में कितना दम है। आई इंडिया एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।